हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू का इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक कर रहे थे, राष्ट्रीय की मूल अवधारणा, राष्ट्रीय की मूल अवधारणाएं, उसको आगे करते हैं। अभी देखो, राष्ट्रीय की मूल अवधारणाओं के अंदर हमने जो आय का चक्राकार प्रभाव पड़ा था, उसके अंदर कुछ वस्तुओं के प्रकार किए थे हमने। भोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उसके बाद हमने पढ़ी थी अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो अंतिम वस्तु है उसी का ही क्या होता है, राष्ट्रीय आय में योग होता है। मध्यवर्ती वस्तु का योग नहीं होता। वो आगे हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन है, जो हमारे राष्ट्रीय आय के जो समुच्चय है, उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब आगे हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक बचा है वो है कुछ अवधारणाएं हैं। एक तो घरेलू सीमा की अवधारणा और एक है निवासी घरेलू सीमा की अवधारणा। कि इसके अंदर राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है, किस प्रकार हम घरेलू सीमा की अवधारणा में किस प्रकार राष्ट्रीय आय को निकालते हैं हम। ठीक है। एक होता है सामान्य नागरिकों से संबंधित जो अवधारणा होती है, इसमें राष्ट्रीय आय कैसे निकलते हैं, किस किस का। देखो, राष्ट्रीय आय क्या होती है, वो योग ही तो होती है। एक पूरे राष्ट्र की, जो पूरा राष्ट्र है उसकी आय का योग ही तो है। ठीक है। तो घरेलू सीमा की अवधारणा, उसके अंदर राष्ट्रीय आय के अंदर क्या क्या हम योग करते हैं, क्या क्या शामिल करते हैं। जैसे हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, घरेलू घरेलू होता है, अपने देश की बात होती है, सिर्फ अपने देश की बात होती है, अपने भौगोलिक सीमा की बात होती है। जैसे भारत का जो पूरा क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, आप पढ़ते हो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर यानी इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो हमारा क्षेत्रफल है पूरा, उसके अंदर की बात करते हैं, वो होती है घरेलू सीमा। एक हम सामान्य नागरिकों की, यानी जिसको नागरिकता प्राप्त है जिस देश की, उसकी इनकम को शामिल करते हैं, वो होता है सामान्य नागरिकों से संबंधित अवधारणा। चलो सबसे पहले करते हैं हम घरेलू सीमा की अवधारणा। जो घरेलू सीमा क्या होती है, एक देश की भौगोलिक सीमा में, बस एक देश की भौगोलिक सीमा में जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है, महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। क्योंकि ये एक भौगोलिक सीमा की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा भारत है, इसके अंदर जितनी भी आर्थिक है, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, इसके अंदर जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका योग ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय। ये तो होगी घरेलू सीमा की अवधारणा से संबंधित। ये अपने घर के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही, अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। और इसके अंदर जो, इसका मतलब इससे जो बाहर बाहर की कोई वस्तु है, इसका मतलब अन्य विश्व की जो आय है वो शामिल नहीं होती, इस अवधारणा में शामिल नहीं होती। इस अवधारणा में सिर्फ और सिर्फ अपने जो घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है, जो सेवाएं प्राप्त होती है, वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है ना, सिर्फ वो ही शामिल होती है घरेलू सीमा के अंदर। ध्यान रखना, घरेलू सीमा में आप कह सकते हो एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, अंदर यानी भौगोलिक सीमा में जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, वो इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कोई बाहर की जो वस्तु सेवाएं हैं, अन्य विषय है, शेष विषय है, इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये तो होगी आपकी घरेलू से संबंधित, ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। यानी इससे बाहर की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आर्थिक क्रिया होती है उसका अध्ययन तो अर्थशास्त्र करता है ना। तो भौगोलिक सीमा के अंदर जो आर्थिक क्रिया होती है, आर्थिक क्रियाएं, उसको शामिल करने पर जो हमारी अवधारणा क्या बनेगी, घरेलू सीमा अवधारणा। बस इतना इसका अर्थ है, ये आपको लिखना है। और इसके अंदर आप आगे ये भी लिख सकते हो, इसके अंदर जो बाह्य आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी देश से बाहर जो आर्थिक क्रियाएं हैं, देश से बाहर जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, इसमें शामिल नहीं किया जाता। बस ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि घरेलू आ गई तो सिर्फ घर के अंदर, यानी अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर ही जो आर्थिक क्रियाएं होती है, जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, सिर्फ वही इसके अंदर घरेलू सीमा की अवधारणा में शामिल किया जाता है। आगे आपके काम आएगा जब हम जीडीपी करेंगे, जीएनपी करेंगे, तब आएगा काम। ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जब घरेलू शब्द साथ जुड़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये भौगोलिक सीमा की बात हो रही है। भौगोलिक, एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होते हैं, सेवाएं होती है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, सिर्फ उसका योग या उन्हीं को क्या किया जाता है, इनको, क्योंकि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तो आर्थिक क्रियाएं हैं, तो उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जो इससे बाहर की आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व के जाते हैं जो, उनको इसमें शामिल नहीं, क्योंकि हम अकेले अपने घर के अंदर ही काम कर चलाते हैं, अन्य देश के साथ भी आयात और निर्यात करते हैं, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात करें हम अवधारणा की, तो वो है सामान्य निवासियों की अवधारणा। ये क्या है? देखो, सामान्य निवासी यानी इसके अंदर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसको एक देश की नागरिकता तो प्राप्त होती है ना, नागरिकता, ये नागरिकता के आधार पर चलता है। देखो, हमने घरेलू सीमा में तो ये किया भी, अपने घर के अंदर जो उत्पादन, जो सेवा, वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उन सभी को शामिल करेंगे। अब देश के अंदर क्या होता है, देश के अंदर हम भी काम कर रहे होते हैं और कोई विदेशी भी कंपनियां होती है ना, देशी व्यक्ति भी आकर यहाँ पर काम करते हैं। इसका मतलब अगर वो हमारे इस भौगोलिक सीमा के अंदर है तो उसको जोड़ा जाता है, चाहे वो अपने देश का नागरिक हो चाहे न हो। अगर हमारे देश में वो उत्पादन कर रहा है, देश में अगर सेवा और वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो उस घरेलू सीमा में जोड़ दिया जाता है। बस शर्त ये है, बाहर के व्यक्ति को नहीं जोड़ते हैं। बाहर का चाहे अपने देश का ही नागरिक कोई विदेश में काम कर रहा हो, उसको इसके अंदर नहीं जोड़ा जाता। सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक सीमा के अंदर जो व्यक्ति होती है उनको जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निवासी नागरिकता देखी जाती है। जैसे मान लेते हैं इसके अंदर कुछ विदेशी भी काम कर रहे होते हैं, उनके इनकम को इसमें नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ नागरिकता को, इनकम को इसमें जोड़ा जाता है। जैसे भारत का नागरिक कोई अमेरिका में या कहीं और काम कर रहे हैं, तो उसकी इनकम को इसमें जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो देश से बाहर चला गया, इस भौगोलिक सीमा के बाहर है, लेकिन इसमें उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें नागरिकता को देखा जाता है और इसमें निवासियों और गैर निवासियों में भेदभाव किया जाता है। निवासियों व गैर निवासियों में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। क्योंकि इसमें जो निवासी है, जो हमारे नागरिक है, सिर्फ उन्हीं का उत्पादन, वस्तुएं, जो सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है, जो निवासियों की जो आर्थिक, हमारे नागरिकों की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनके योग को जब अध्ययन करेंगे वो सामान्य निवासियों की अवधारणा में करेंगे। बात समझिए ना। घरेलू सीमा में तो सिर्फ भौगोलिक सीमा देखी जाती है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर जितने व्यक्ति काम करते हैं, जितनी आर्थिक क्रियाएं होती है, जितना उत्पादन होता है वस्तु और सेवाओं का, उनका योग किया जाता है। उसमें नागरिकता नहीं देखी जाती, निवासी नहीं देखे जाते, लेकिन इसमें नागरिकता देखी जाती है, निवासी देखे जाते हैं कि वो भारत के निवासी है या नहीं। तो कुछ भारतीय निवासी देश से बाहर भी काम करते हैं, भौगोलिक सीमा के बाहर काम करते ही हैं, देशों में जाके भी हम काम करते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पर, तो उनकी इनकम भी इसमें जोड़ी जाती है, लेकिन इसमें नहीं जोड़ी जाती क्योंकि वो भौगोलिक सीमा के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। घरेलू सीमा तो आप घरेलू धारणा के अंदर तो ये कहोगे एक भौगोलिक सीमा के अंदर जो आर्थिक क्रिया होती है, और सामान्य निवासी धारणा में ये कहोगे कि वो जो व्यक्ति उस देश का सामान्य निवासी होता है, नागरिकता होती है जिसके पास, उनकी सभी की आयु का योग किया जाता है। इसमें निवासियों और गैर निवासियों में भेदभाव किया जाता है भी, कौन से सामान्य नागरिक निवासी है, कौन से गैर निवासी, यानी विदेशी व्यक्ति भी आकर भारत में क्या करते हैं, काम करते हैं। देखो, हम अगर विदेशों में जाके जॉब कर सकते हैं तो विदेशी भी आकर यहाँ जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी इनकम को भी अलग अलग किया जाता है। जो निवासी है, हमारे नागरिक है, उनकी इनकम का तो योग कर दिया जाता है, जो नागरिक नहीं है उनको इसमें नहीं जोड़ा जाता। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अवधारणा। ये बहुत बढ़िया अवधारणा है, इसको तो आपको मतलब 2-3 लेसन में काम आएगी। ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन, इसको ध्यान से देख लो भाई, बहुत जबरदस्त है। और नेक्स्ट लेसन के अंदर हम करेंगे ना तो ये चलेगा आपका। देखो, अपने पहले सिंपल सी बात कर देते हैं कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए। शुद्ध इसका मतलब शुद्ध कब कब निकलता है, जब हम कोई हमारा खर्चा होता है वो घटा देते हैं, तभी तो शुद्ध निकलता है। इस चीज की चर्चा कर चुके हैं। मान लेते मेरे 120 रुपये मिले, 100 रुपये खर्चा लग गया, तो 20 मेरा शुद्ध है। अब वो है क्या, वो तो डिपेंड करता है लाभ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, लेकिन शुद्ध क्या होता है, खर्चा घटाने पर होता है।
अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कोई अमेरिका का व्यक्ति है, इधर भारत का व्यक्ति है एक। भारत ने अमेरिका में जाके काम किया, उसके बदले में क्या मिले उसको? 120 रुपये प्राप्त हो गए, यानी 120 रुपये उसने भारत में बेच दिए। इतनी इनकम उसने भारत में बेची। एक अमेरिका वाला व्यक्ति भारत में काम कर रहा है, उसने मान लेते हैं 100 रुपये अमेरिका में बेच दिए। इसका मतलब भारत में पैसे आए कितने? 120, गए कितने? 100। तो शुद्ध कितनी आया हमारी? इन साधन, शुद्ध साधन आया कितनी है? 120 तो आए थे, तो हमारे से चले भी गए, यानी 20 रुपये हमारे पास बच गए। वो होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम आयात और निर्यात करते हैं, ठीक है। देखो, आयात और निर्यात के अंदर बात करते हैं। आयात और निर्यात। आयात होता है विदेशों से वस्तुएं मंगवाना, विदेशों से वस्तुएं मंगवाना। जब हम विदेशों से वस्तु मंगाते हैं तो उसकी कीमत क्या चल जाती है? विदेशों में चल जाती है, उसकी कीमत तो चुकाते हैं, वो पैसा विदेशों में चला गया। मान लेते हैं, चलो ये पहले कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, यानी इसकी कीमत कहाँ चली गई? उसका पैसा, धन विदेशों में चला गया। निर्यात होता है विदेशों में वस्तुएं बेचना, विदेशों में वस्तुएं बेचना। और जब हम विदेशों में वस्तु बेचते हैं तो बदले में हमें इनकम प्राप्त होती है, उनकी कीमत, उनकी आय में प्राप्त होती है, यानी वो हमारे पास धन आता है हमारे देश में। अब देख लो, अगर आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो, इसका मतलब वस्तुएं मंगा तो हम 120 की रहे हैं और बेच हम सिर्फ 80 रुपये की रहे हैं। इसका मतलब 40 रुपये हमसे ज्यादा चले गए हमारे देश में। ये तो हमसे आयत आता है, वस्तु मंगाते हैं तो बदले में पैसा जाता है, तो 120 रुपये चले गए। आए हमारे पास कितने हैं? 80 रुपये ही आए हैं वस्तु बेचने पर, यानी 40 रुपये हमारे देश से ज्यादा चल गए, ठीक है। तो ये है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में। ये माइनस है, यहाँ प्लस थी, तो यहाँ पर 20 रुपये ज्यादा आ रहे हैं तो प्लस 20, यहाँ पर भी 40 रुपये ज्यादा जा रहे हैं तो माइनस 40, यानी ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसका मतलब ये कैसे निकलेगा? आयात माइनस निर्यात। कितना पैसा गया और कितना पैसा देश में आया है, कुछ सिंपल है ना, कर लोगे ये आपको ये ध्यान रखना है भी, आपको ये वाला ध्यान रख लेना आप, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भारत से दूसरे देश में काम करते हैं, तो वहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो बदले में उनको पैसा मिलता है, तो पैसा वो क्या कर देते हैं? भारत में भेज देते हैं। देशी व्यक्ति भी बहुत है जो भारत में काम करते हैं, उसके बदले में वो पैसा अपने देश में भेज देते हैं। अब जो पैसा आया और गया है उसमें अंतर कितना है? वो देशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए हैं, में अंतर कितना है, यानी पैसा कितना भारत में आया है और कितना पैसा भारत से चला गया है, उनका जो अंतर करेंगे उसे कहते हैं देशों से प्राप्त शुद्ध साधन। अब वो हो सकता है पैसा ज्यादा भी जा सकता है, यानी माइनस में भी आ सकता है। पैसा भारत में ज्यादा आ सकता है, वो प्लस में आ जाएगा, ज्यादा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ज्यादा आएगा तो प्लस में होगा। इन दोनों बस आपको ध्यान इतने रखना है, दोनों का अंतर ही क्या है? देशों से प्राप्त शुद्ध साधन, ठीक है। ये आगे हम जैसे लेसन करेंगे ना, अवधारणाएं करेंगे, उसमें बहुत काम आएगी आपके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा विशुद्ध या शुद्ध परोक्ष करों की अवधारणा। अब इसमें क्या शामिल होती है ये और ध्यान रखना। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे आपके काम आएगा। आप घरेलू सीमा पढ़ोगे, आप सामान्य निवासियों की सीमा के द्वारा ही पढ़ोगे, आप ये शुद्ध जो आपका जो आपने पढ़ा है साधनों देशों से प्राप्त शुद्ध साधन है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये विशुद्ध परोक्ष करोगी अवधारणा भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये साधन लागत होती है। मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल से नहीं बताने वाला, जब इसका हम आगे करेंगे ना लेसन, तब आपको आसानी से इसको समझाएगा। आपको तो सिर्फ यह ध्यान रखना भी परोक्ष कर निकलते कैसे हैं। शुद्ध कर, देखो सरकार क्या लगाती है? अप्रत्यक्ष कर लगाती है। सरकार क्या लगाती है? अप्रत्यक्ष कर। ये प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तो जानते हो ना आप अंतर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जैसे इनकम पर लगता है, आय पर लगता है, या जो उत्पादन जो लाभांश होता है उस पर लगता है,
यानी जिस पर लगाया जाता है उसको ही वहन करना पड़ता है। जैसे आपकी इनकम है, आप पर जो कर लगाया जाता है आयकर होता है वो आपको ही वहन करना पड़ेगा, आप किसी और को नहीं दे सकते, आप किसी और से नहीं मांग कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष कर होता है तो वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। जैसे हम जीएसटी की बात करते हैं, 2016 में जीएसटी बिल पास हुआ था ना, 2017 में लागू हुआ था, वो क्या था, वो यही था, वस्तुओं पर लगता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो। इसके द्वारा क्या होता है, एक टैक्स लग गया था, उत्पादक क्या करेगा, वो खुद वहन नहीं करेगा, उतनी कीमत बढ़ाकर वो उपभोक्ता से वहन करेगा। यानी जिस पर लगाया जाता है वो नहीं बढ़ता बल्कि उपभोक्ता बढ़ता है, वो अप्रत्यक्ष कर होता है। अब सरकार क्या होता है, देखो सरकार को इनकम होती है, आय होती है, वो करों के द्वारा तो होती है। अब वो अप्रत्यक्ष कर लगाती है यानी उसकी आय है। दूसरी बात, वो हमें छूट भी देती है, कुछ अनुदान भी देती है, सरकार नहीं देती क्या, सब्सिडी देती है नहीं देती, तो वो सरकार का खर्चा ही हुआ। ये हम छोटी सी बात करें भी, सरकार ने अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया वस्तुओं पर, इससे सरकार को क्या हो रही है, इनकम हो रही है, सरकार को आय प्राप्त हो रही है। लेकिन सरकार ने साथ साथ में कुछ छूट भी दिया, कुछ अनुदान दी, कुछ सब्सिडी दी हमें, इसका मतलब सरकार हमें छूट दे रही है कुछ, इसका मतलब वो सरकार का खर्चा है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात लें, विशुद्ध परोक्ष कर कैसे निकलते हैं। मान लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के द्वारा सरकार के पास 100 रुपये आ गए, लेकिन सरकार ने छूट दे दी 80 रुपये की, तो शुद्ध रूप से कितने बचे, 20। यही है विशुद्ध परोक्ष करों की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष करो साधन लागत में आप निकालोगे साधन लागत आगे, ठीक है, साधन लागत जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो कैसे निकलती है, उसके अंदर अप्रत्यक्ष कर तो हो जाता है प्लस, और जो अनुदान होता है वो हो जाता है माइनस। क्योंकि सरकार के पास जितना टैक्स आता है उतना बचता नहीं है, आय थोड़ी करती है सरकार, वो तो जितना आय होती है उसका खर्चा कर देती है, वो लोगों को छूट देती है, लोगों का कल्याण करती है, लोगों पर पैसा खर्च कर देती है, नहीं करती क्या, सरकार 2 रुपये किलो गेहूँ देती है, उसके बाद हमको ऋण वगैरह भी माफ करती है, किसानों का ऋण माफ किया था ना कुछ समय पहले, तो वो क्या कर देती है, ऋण माफ कर देती है, इसका मतलब सरकार का खर्चा ही है वो ऋण सरकार भरती है, फिर सरकार अनुदान दे रही है, हमें छूट दे रही है। तो कहने का मतलब है भी अप्रत्यक्ष कर में से जब अगर हम अनुदान को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त मिलेगा, विशुद्ध परोक्ष करों की अवधारणा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, भी अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो सरकार की इनकम होती है, लेकिन साथ साथ में सरकार क्या देती है, छूट भी देती है, सरकार कुछ ना कुछ अनुदान या सब्सिडी देती है। तो साधन लागत, जब एक ध्यान रखना यहीं पर एक लाइन तो चलो याद कर ही लो, जब आप साधन लागत निकाल रहे हो, बहुत सी उदाहरणाएं पढ़ोगे आप, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, किसी प्रकार के, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप साधन लागत पर ज्ञात कर रहे हो ना, तो उसमें अप्रत्यक्ष कर को तो प्लस कर दो और अनुदान को क्या कर दो, माइनस कर दो। इसका मतलब शुद्ध परोक्ष करों को आपको क्या करना है, प्लस करना है, दोनों का माइनस होगा वही तो शुद्ध होगा। ठीक है, या तो ये शुद्ध मत लिखो, ये सीधे लिख दो अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, या आप क्या करो सीधा ये लिख दो, इसमें लिखते वक्त आपको शुद्ध शब्द लगाना है, क्योंकि शुद्ध का अर्थ होता है माइनस पहले हो चुका है, दूसरी बार माइनस करने की आवश्यकता नहीं, यानी वो पहले हम घटा चुके हैं। तो ध्यान रखना, साधन लागत याद करने के लिए आपको, या शुद्ध परोक्ष करों की याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष करों में से आपको सब्सिडी अनुदान जो सरकार के द्वारा छूट दी जा रही है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। ठीक है, देखो भाई आपका ये जो राष्ट्रीय आय की धारणा है ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम मेन जो बातें आपको आगे नेक्स्ट लेसनों में पढ़नी है, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करनी है, वो इसके द्वारा चलेगी, राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात की जा सकती है। इसके अंदर एक प्रश्न है वो करते हैं, देखो इसने अभी बता दिया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात कीजिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ज्ञात कीजिए, साथ में आगे इसलिए बता रहा हूं मैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष। अब कैसे इसका सूत्र क्या होगा, अभी पढ़ के आए, कैसे सूत्र बना दोगे इसका आप, आपको पता है शुद्ध कैसे होता है, एक तो सकल अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कुल, सकल माने होता है कुल, योग, तो सरकार ने अप्रत्यक्ष कर कितना लगाया, अब आपको शुद्ध निकालना है, तो सरकार ने कितना अनुदान दिया या कितनी सब्सिडी दी सरकार ने, कितना छूट दी सरकार ने। मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा पर्सन वैसे ही बना दूँ आपके, मैं ये कह दूँ ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मान लेते हैं 1000 है, और जो सब्सिडी है अनुदान है वो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 800 रुपये है, तो बताओ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनुअल एन क्या है, तो आप क्या लोगे बस सूत्र 1000 माइनस 800,
आंसर कितना है आपके पास 200, 200 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाना है, जो छूट दे रखी है वो इसको क्या करना है, माइनस करना है। आगे अब जो हमारा आता है 15वां लेसन, नेक्स्ट लेसन की चर्चा करते हैं। ये सिंपल ही है, प्लस माइनस ही करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी 15वें लेसन की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय। राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय, यानी 15वां लेसन आपका। अब यहाँ तक जो भी आप पढ़ के आए हो ना, यहाँ पर उसको उसका पूरे का पूरा यूज कर देंगे हम। घरेलू सीमा का करेंगे, जो भी शुद्ध साधन आए पढ़ के आए हो, देशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए उसको भी हम उसके अंदर उपयोग करेंगे। हम प्रयोग कर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर पढ़ के आए हो, उसके अंदर भी इसका हम प्रयोग करेंगे, यानी सारा कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ चर्चा, इसके इतिहास को जान लेते हैं। देखो अर्थशास्त्र में जो मुख्य होती है वो आर्थिक क्रियाएं होती है, और अर्थशास्त्र का जो मुख्य बिंदु होता है एक देश का वो होती है राष्ट्रीय आय। यानी एक देश की जो पहचान होती है ना कि वो विकसित है, अविकसित है या विकासशील है, यानी हम कह सकते हैं देश की पहचान किससे होती है, राष्ट्रीय आय से होती है, नेशनल इनकम से होती है। और राष्ट्रीय आय किसके रूप में होता है, राष्ट्रीय आय योग के रूप में होती है, यानी पूरे देश का जो जितनी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन होता है उसका योग ही तो राष्ट्रीय होती है। इसी कहानी किसमें पढ़ते हैं हम, समष्टि वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि समष्टि वाले मैंने कहा था समष्टि और शास्त्र में योग की बात होती है, कुल की बात होती है। राष्ट्रीय आय भी क्या होती है, एक देश की कुल आय होती है, टोटल आय होती है, तो ये समष्टि वाले चैप्टर में उसको पढ़ते हैं। इसका मतलब हम दो देशों की अगर तुलना भी करें ना तो भी राष्ट्रीय आय बहुत महत्व है। हम कहते हैं भारत और अमेरिका में कौन विकसित है, कौन अविकसित है या विकासशील है, तो किसकी राष्ट्रीय आय ज्यादा है, किसकी कम है, ये चेक कर लेना तो हम बता सकते हैं अमेरिका की राष्ट्रीय आय ज्यादा है तो इसका मतलब वो हमसे विकसित है, भारत की उससे कम है। इसका मतलब राष्ट्रीय आय मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है एक देश के। और राष्ट्रीय आय से क्या होती है, देश की पहचान होती है। हमारे देश से हम कहते हैं भारत एक विकासशील देश है, भारत एक विकासशील देश है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, भारत की राष्ट्रीय आय क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर स्थिर होती फिर तो हम कहते हैं जी अविकसित है, यानी कम हो रही है, स्थिर है, विकसित नहीं हो रहे हैं, यानी विकास नहीं कर रहे। अब वो बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं भारत एक विकासशील देश है। इसका मतलब भारत क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय से संबंधित कुछ बातों की भी। कौन कौन से चारक थे जिन्होंने राष्ट्रीय की शुरुआत की थी, राष्ट्रीय की बातें की थी, तो हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए। यानी राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को तो बताती है, वृद्धि यानी देश की कितनी वृद्धि हुई है, कौन सी आर्थिक, क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे, गैर आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे नहीं, तो आर्थिक शब्द तो साथ में रखोगे आप। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर्थिक वृद्धि से संबंधित, ये अध्याय का नाम तो लिख ही देता हूँ मैं, भूल मत जाना, 15वां अध्याय चल रहा है, राष्ट्रीय आय की जो आपकी समुच्चय है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो आर्थिक वृद्धि से संबंधित जो सर्वप्रथम, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम नहीं कर रहा मैं, वैसे सर्वप्रथम कर रहा हूँ, यानी आर्थिक वृद्धि के गणना के लिए आप कह सकते हो कि आर्थिक वृद्धि कर, क्योंकि गणना ही तो होती है ये वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, अभी तो हमने चर्चा की थी कि भारत में भारत के अंदर आर्थिक वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, वो तो राष्ट्रीय बताएगी ना। अगर राष्ट्रीय बढ़ रही है इसका मतलब आर्थिक वृद्धि हो रही है, घट रही है इसका मतलब आर्थिक वृद्धि कम हो रही है, स्थिर है इसका मतलब आर्थिक वृद्धि स्थिर है, नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब आर्थिक वृद्धि गणना के लिए जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का सबसे पहले प्रयोग किया था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया था, यानी आर्थिक वृद्धि की गणना कैसे की जा सकती है, इसी ने सबसे पहले बताया था भी राष्ट्रीय आय का, किसने, प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने, सबसे पहले इसने आर्थिक वृद्धि गणना के लिए राष्ट्रीय आय का यूज किया था, 1934 में किया था। कब किया था, 1934 में।
यानी राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया था। अभी वो केवल कहते हैं ना भी हमारी वृद्धि हो रही है जी, हमारे देश की वृद्धि हो रही है, तो किससे चेक करें? वो कहते हैं राष्ट्रीय आय से चेक करो आप। इसका मतलब आर्थिक वृद्धि से गणना के लिए जो एनआई यानी जो नेशनल इनकम यानी आर्थिक आय का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो साइमन कुजनेस ने किया था 1934 में किया था। ये तो हो गया हमारा टोटल किताब। अब बात करते हैं भारत में से कौन कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश की थी नेशनल इनकम में। इसने तो आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए प्रयोग किया था। अभी ये मैं सोच रहा भी सर ये तो 1934 में, दादा भाई नौरोजी तो 1868 में थे, तो पहले तो वो होने चाहिए। इसने आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया था। ये एक देश की आर्थिक वृद्धि हो रही या नहीं हो रही वो राष्ट्रीय आय बताएगी आपको, ठीक है। वो क्या था? साइमन कुजनेस ने। अगर हम भारत की कुछ बात करें, भारत के अंदर जो अर्थशास्त्री थे उनकी चर्चा करें तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे एक तो थे हमारा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो 1868 में लिख ही देता हूँ मैं, आप निकाल लेना। दादा भाई नौरोजी ये इन्होंने किया था 1868 में, ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी थे 1868 में। उसके बाद थे विलियम डिग्वी जो 1899 में। विलियम डिग्वी ने क्या किया था? इसका यानी राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था विलियम डिग्वी ने 1899। उसके बाद हम बात करें फिंडले सिराज। कौन था? फिंडले सिराज। हम बात कर रहे हैं भारत की, ध्यान रखना। भारत में जो राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करने वाले थे दादा भाई नौरोजी 1868, विलियम डिग्वी 1899 और फिंडले सिराज थे। उन्होंने 1911, 1922 और 1931 यानी 3 बार इसके बारे में उसने अध्ययन किया था और के बारे में बताया था। 1911, 1922 और 1931। उसके बाद करें डॉक्टर V.K.R.V. राव। डॉक्टर V.K.R.V. राव यानी डॉक्टर V.K.R.V. राव ने भी क्या किया था? इसके बारे में अध्ययन बताया था जो 1925 से लेकर 1929 के मध्य था। इसका जो अध्ययन था ना राष्ट्रीय बारे में बताने वाला 1925 से लेकर 1929 के मध्य उन्होंने राष्ट्रीय के बारे में बताया था। अगर उसके बाद हम बात करें तो एक थे C.R. देसाई। C.R. देसाई एक थे C.R. देसाई। उन्होंने किया था 1949 के 1931 से लेकर 1940, 1931 से लेकर 1940। यानी वो भारतीय ये थे व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में, वैसे तो सबसे पहले आर्थिक वृद्धि के लिए जो राष्ट्रीय आय शब्द का या राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया था वो साइमन कुजनेस ने किया था। कब किया था? 1934 में। अगर भारत के अंदर कुछ व्यक्ति थे, कुछ अर्थशास्त्री जिन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा की थी, राष्ट्रीय आय की भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी ने 1868 में बात की थी। आपको बताया था ना भारत निष्कासन जो धन निष्कासन सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। विलियम डिग्वी इन्होंने किया था 1899 में। उसके बाद फिंडले सिराज इन्होंने किया था 1911, 1922 और 1931 में। डॉक्टर R.V.K. राव भी राव थे तो वो उन्होंने किया था 1925 से लेकर 1929 के मध्य और C.R. देसाई 1931 से 1940 के मध्य। ये तो बात है स्वतंत्रता से पहले। देखो 1868, 1899, 11, 22, 31, 25, 29, 31, 40 यानी जो भी सन आए थे वो सारे के सारे क्या है? स्वतंत्रता से पहले के हैं, स्वतंत्रता से पहले के। अब हम बात करें स्वतंत्रता के बाद। ये तो स्वतंत्रता से पहले इन्होंने अपने विचार दिए थे। तो स्वतंत्रता 1947 में हुए थे, 15 अगस्त 1947। तो स्वतंत्रता के बाद की स्थिति की बात करते हैं, उसके अंदर क्या क्या हुआ था हमारे देश के अंदर, उसकी बात करते हैं। देखो स्वतंत्रता के बाद 1949 के अंदर एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी, तो बनी थी 1949 में, यानी इसका गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे P.C. महालनोबिस। बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे और जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो इन्हीं की मॉडल पर आधारित है, ठीक है।
इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, भारत में योजनाओं के निर्माता भी कहा जाता है। थोड़ी बहुत बात ये भी याद रखना है, भारत में जो योजना बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजना बनी थी ना, उनके निर्माता इन्हें भी कहा जाता है। बहुत अर्थशास्त्री थे, बहुत मतलब बुद्धिशील व्यक्ति थे ये, ठीक है, वैज्ञानिक थे। तो डॉक्टर पीसी महालनोबिस को क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय आय समिति बनी थी 1949 में गठित हुई थी, उसका अध्यक्ष था महालनोबिस, और इसका एक सलाहकार भी बनाया गया था। समिति का क्या बनाया गया था, एक सलाहकार सदस्य भी बनाया गया था। यानी इसका आप कह सकते हो सलाहकार सदस्य वो थे प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स को बनाया गया था, साइमन कुजनेट्स को, ठीक है। ये स्वतंत्रता के बाद की स्थिति है। पहले तो हमने पढ़े थे स्वतंत्रता से पहले के कुछ विचार पढ़े थे, इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था, देश की इनकम के बारे में, एक राष्ट्र की आय के बारे में बताया था। ये स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी 1949 के अंदर। स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी 1949 में, उसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, उसके सलाहकार सदस्य थे प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। देखो उन्होंने एक बात कही थी इस समिति ने, कि जो भी राष्ट्रीय आय का होता है ना, एक तो वो रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। कि राष्ट्रीय आय का गणना हम रेगुलर करेंगे तभी तो बता पाएंगे कि हमारा देश विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा, आर्थिक वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तभी तो पता चल पाएगा ना। कि हम दिल्ली का मतलब हर साल या जो भी है उसका एक सिस्टम था, अभी प्रत्येक साल अगर हम राष्ट्रीय आय गणना करेंगे तभी तो हम बचा पाएंगे कि हम विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने कहा था भी एक ऐसा संघ बना लो, आप एक संगठन बना लो, एक कोई विभाग बना लो, आप कोई संस्था बना लो, जिसको सौंप दो भी आपका काम है राष्ट्रीय आय की गणना करना। ये एक अलग से संघ बना लो, अलग से कोई एक संस्था बना लो बस, और उसको काम सौंप दो राष्ट्रीय आय की गणना करने का। बस वो क्या करेगा, प्रत्येक साल देश के लिए राष्ट्रीय आय की गणना करेगा। तब जाके गठन हुआ था सीएसओ का, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। किसका गठन हुआ था, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ का गठन किया गया था। और वर्तमान में 1956 से लेकर वर्तमान तक, या आप कह सकते हो 1956 से लेकर वर्तमान तक, यानी अब तक तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो कौन करता है, सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बात समझ गए ना। ये देखो स्वतंत्रता से पहले तो सिर्फ विचारकों के नाम ही पढ़ने, अभी उन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में नहीं, क्योंकि उस टाइम हम गुलाम थे, तो इसी स्थिति में राष्ट्रीय की जो आय थी, इनकम थी, वो अंग्रेजों की थी, सिर्फ अंग्रेज हमसे ले जाते थे, कहाँ राष्ट्रीय आय बचती थी। दादा भाई नौरोजी ने कहा था हमारे देश की बिल्कुल ही राष्ट्रीय आय कम है, इसका रीजन है अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से धन लूट कर लेके जा रहे हैं। तो ये तो धन निष्कासन सिद्धांत था जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और आगे हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, समिति बनाई गई थी 1949 में गठित किया गया था, क्योंकि 1947 के बाद 1949 आता है ना, स्वतंत्रता के बाद। उसका अध्यक्ष बनाया गया था वो पीसी महालनोबिस, प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस को बनाया गया था। उसका सलाहकार सदस्य था प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। और उसके बाद 1956 से लेकर जो राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े इकट्ठे कर रहा है, उसका काम किसका है, सीएसओ का है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम है, तो राष्ट्रीय आय संबंधित डाटा आंकड़े इकट्ठे करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये होगी ना, सिंपल है बिल्कुल। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। राष्ट्रीय आय से संबंधित हम परिभाषाओं को पढ़ते हैं। परिभाषाएं किस किस की पढ़ोगे आप, मार्शल की पढ़ोगे, पिगू की पढ़ोगे, ठीक है, फिशर की पढ़ोगे, और साइमन कुजनेट्स की पढ़ोगे। यानी देखो राष्ट्रीय के बारे में आप ऐसे जानते हो, मैं आपको पहले ही कहा था जब अंतिम वस्तु की बात आई थी, मैंने आपको कहा था ये अंतिम वस्तुओं का योग होता है राष्ट्रीय में, मध्यवर्ती वस्तु का योग राष्ट्रीय में नहीं होता, ठीक है। और राष्ट्रीय के अंदर हमने यही पढ़ा था, नॉर्मल सी भाषा में कह सकते हैं, लैंग्वेज में कह सकते हैं भी, एक देश की जो आय होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है मार्शल है, पिगू है, फिशर है, इनके बारे में आप पढ़ने वाले हो, साइमन कुजनेट्स के बारे में पढ़ने वाले।
सबसे पहले बात करता हूँ मैं प्रोफेसर मार्शल की। देखो प्रोफेसर मार्शल ने क्या किया था। प्रोफेसर मार्शल ने ये बात की थी कि जो किसी देश की जो श्रम और पूंजी होती है, आप कह सकते हो किसी देश में, मैं आपको सिंपल सी भाषा लिख देता हूँ इसकी, किसी देश में श्रम व पूंजी प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर जो वस्तुओं व सेवाओं, या आप कह सकते हो भौतिक वस्तु, भौतिक होती है ना, ये वस्तु है, ये भौतिक है, इसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, यानी भौतिक वस्तुओं का जो उत्पादन होता है। अभौतिक होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सिर्फ सुन सकते हो, समझ सकते हो, देख नहीं सकते। मेरे को देख सकते हो लेकिन पढ़ाने वाली बात है सिर्फ, तो ये कोई आप कोई मार्शल को देख थोड़ी रहे हो आप, ये मार्शल व्यक्ति खड़ा है जी जो बात कह रहा है, वो अलग अलग वस्तु देख थोड़ी रहे हो आप। सेवाएं होती है वो अभौतिक होती है, और जो वस्तुएं होती है वो भौतिक होती है। इसका मतलब इसे आप भौतिक शोधी कह दो, लेकिन इसकी टेंशन मत लिया करो, आप सीधा लिखा करो वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध योगफल होता है, बस, यानी शुद्ध योगफल। क्योंकि राष्ट्रीय होती किसमें है, योगफल में तो होती है। कितनी बार तो बता सकूँ आपको मैं, राष्ट्रीय योगित होती है, जोड़ित होती है। जोड़ की राष्ट्रीय की पेट्रोल पंप जितना उत्पादन और वस्तुएं हो रही है देश के अंदर, उनको जोड़ देते हैं, वो राष्ट्रीय होगी। अब इसका अर्थ समझो, श्रम व पूंजी यानी प्राकृतिक साधन होते हैं, उनको क्रियाशील कौन करता है, श्रम और पूंजी तो क्रियाशील करते हैं। भूमि है वो तो एक निष्क्रिय है, मशीन है वो भी एक निष्क्रिय, अपने आप भूमि उत्पादन कर देती है क्या, मशीन अपने आप उत्पादन कर देती है, नहीं करती, उसमें श्रम और पूंजी लगाई जाती है, हम करते हैं, श्रमिक करता है, भूमि को जोतता है, श्रमिक जोतता है, फिर उत्पादन करता है, मशीन को चलाता है, श्रमिक चलाता है, फिर उत्पादन होता है। इसका मतलब श्रम और पूंजी क्या करते हैं, प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर, जो प्रकृति द्वारा साधन जैसे भूमि है उसको क्रियाशील होकर उस पर क्या करती है, जो भी वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका योगफल क्या कहलाता है, राष्ट्रीय है। इसका मतलब इसने अपनी परिभाषा में मुख्य किसको माना है, वस्तुओं और सेवाओं को, यानी भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को इसने क्या माना है, उत्पाद राष्ट्रीय के अंदर प्रमुख मानना है। कितना सिंपल है देखो, क्योंकि जो प्राकृतिक साधन होते हैं वो खुद निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय नहीं होते, वो खुद काम नहीं करते, खुद उत्पादन नहीं करते, उसको श्रमिक उसको क्रियाशील करती है, पूंजी जो वो उसको क्रियाशील करती है। इसका मतलब श्रम और पूंजी का जो प्रयोग हम प्राकृतिक साधनों में लगाते हैं या प्राकृतिक साधनों में क्रियाशील होकर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, भौतिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसका योगफल ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय है। तो कोई ज्यादा हाल तो नहीं है परिभाषा, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद करते हैं पिग्गू की परिभाषा। प्रोफेसर पिग्गू जी क्या कहते हैं, अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पिग्गू ने जो अपनी परिभाषा दी थी ना, वो मुद्रा के रूप, उसने तो देखो मार्शल ने तो दिया भौतिक वस्तु और सेवाओं के रूप में, मुद्रा का कहीं शब्द आया क्या, नहीं आया, लेकिन पिग्गू देगा वो किसके द्वारा देगा, वो मुद्रा के द्वारा देगा। उसने कहा भी राष्ट्रीय होती है ना, वो समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग होता है, राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग होता है, यानी वस्तुपरक, यानी वस्तु की तो बात करेगा, लेकिन जो मार्शल था उसने सिर्फ वस्तु की बात की थी, भौतिक वस्तु की बात की थी, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, वस्तु पर, यानी वस्तु बेचने के बाद जो इनकम होती है वही तो मुद्रा होती है। अकेली वस्तु आय थोड़ी है हमारी। मान लो आपने मार्कर का निर्माण कर दिया, क्या मार्कर आपकी इनकम है, अरे जब मार्कर बेचोगे तब आपको आय होगी ना, यानी वस्तुपरक आय का वह भाग होता है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। क्या कहा सकता है, मुद्रा में मापा जा सकता है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है, ये कहते हैं प्रोफेसर पिग्गू। इसका मतलब ये अपनी परिभाषा मुख्य कौन मान रहे, ये ध्यान रखना आपको, है तो सब कुछ होगी, मार्शल ने तो भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को माना है, बस राष्ट्रीय होगी। पिग्गू ने किसको माना है, मुद्रा। उसने कहा था जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी जिसको हम बेच सकते हैं,
जिस वस्तु को बेचते ही नहीं है वो आर्थिक क्रिया थोड़ी है, वो राष्ट्रीय आय में शामिल थोड़ी होगी। हमने गेहूं पैदा की, जो गेहूं अपने खुद ने बो किया, आपने घर पर रखी, वो राष्ट्रीय आय में शामिल थोड़ी है। लेकिन जो हम बाजार में बेचेंगे वही तो राष्ट्रीय आय है, कि उसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, कितना पैसा हमें इनकम हुई है। ये कहता है वस्तुपरक वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। जो वस्तु अपने पास रख लेते हैं अपने स्वयं के उपभोग के लिए, वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, बल्कि जब उसको मुद्रा में माप देते हैं तब वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। यानी राष्ट्रीय आय का वह भाग, वस्तुपरक का वह भाग जो मुद्रा में मापा जा सकता है, और देशों से जो आय प्राप्त होती है वो भी इसमें शामिल। ठीक है, आपको एक शब्द याद रखना है, मार्शल ने भौतिक वस्तु सेवाओं के योग की बात की है, इसने मुद्रा की बात की, यानी इसने जो परिभाषा दी है वो मुद्रा के रूप में। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने जो अपने फिशर और जो साइमन कोऑर्डिनेट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, आगे भी और भी टोटल समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही है। थैंक यू।